हाय, नमस्ते, वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर पढ़ने से पहले मैंने यहाँ एक मैप दे दिया है। आप ये मैप देख सकते हैं कि मौर्यन डिनेस्टी कितने वास्ट एरिया तक स्प्रेड थी, एक्सपैंड थी, एक्सेप्ट ये आपका तमिलनाडु एंड केरल का जोन और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड का जोन। ठीक है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, इवन यू कैन सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जोन। ठीक है, तो ये सारा एक जमाने में मौर्यन एम्पायर का पूरा टेरिटरी हुआ करता था। इसलिए तो आगे द ग्रेट एम्पायर के नाम से अशोका जाने जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है। वैसे हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन द ग्रेट अशोका, एक राजा के आगे एक एडजेक्टिव लगाया जाता है, द ग्रेट। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना विशाल हुआ करता था, कितना सम्मान से भरा हुआ ये राज्य हुआ करता था। तो एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये हम स्टोरी में देखते हैं। सो यू कैन सी इट इज द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहला एम्पायर है जो सब कॉन्टिनेंटल है। नेक्स्ट यू कैन सी लिविंग केरला, तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द मौर्यंस रूल ऑल ओवर द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, कि कौन से एरिया को छोड़कर मौर्यन एम्पायर पूरी तरह थे, या फिर ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड थे। तो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड नहीं थे, आपको ध्यान देना है। केरला, तमिलनाडु के पार्ट में प्लस नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये नहीं थे। ठीक है, इनकी रूलिंग नहीं पहुंची थी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है विद द फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्यन एम्पायर करके कोई एम्पायर हुआ नहीं करता था। आपको याद है नंदा डिनेस्टी में मैंने एक्सप्लेन किया था, महापद्मा नंदा का पूरा टाइमलाइन था, और उनके बाद आगे जाके धनानंद का टाइमलाइन आता है। धनानंद जो थे बहुत ही घमंडी थे, क्रूअल थे, ऐसे पैसों से मतलब था, और पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया को कैप्चर करके रखे थे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, धनानंद के टेन्योर में किसी फॉरेन इन्वेडर्स की हिम्मत भी नहीं होती थी वो इंडिया की तरफ आंख उठा के देखे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसी कोर्ट में काम कर रहे थे चाणक्य। चाणक्य जब उस कोर्ट में काम कर रहे थे, तब एक बार ऐसा हुआ था, कुछ चाणक्य जी के व्यूज थे जो धनानंद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से चाणक्य जी एंड धनानंद के बीच में फाइट होने लगी, और फाइनली धनानंद, वो किंग थे, उन्होंने चाणक्य को कोर्ट से निकाल दिया। तो चाणक्य ने ठान लिया था कि एक दिन ऐसा राजा लाके दिखाऊंगा जो धनानंद का घमंड तोड़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से चाणक्य निकलते हैं एक राजा के तलाश में। तो उन्हें एक बच्चा मिलता है, चंद्रगुप्त। उनको वो पढ़ाते लिखाते, मेंटली फिजिकली फिट बनाते हैं फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी। फाइनली एक ऐसा टाइमलाइन आ जाता है, चंद्रगुप्त तैयार हो जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही फिट होते हैं एज अ किंग, लेकिन अभी वो राजा नहीं है। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, गुरु दक्षिणा देना है चाणक्य को। तो गुरु दक्षिणा के नाम पे धनानंद का घमंड तोड़ना था। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य इतने आसानी से नहीं कर पाते विदाउट चाणक्य जी का हेल्प। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चाणक्य है उन्होंने कूटनीति इस्तेमाल की, और धनानंद को पीठ के पीछे वार करा के चंद्रगुप्त मौर्य को विजय बनाया। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए सक्षम भी हो जाते हैं, और धनानंद का पूरा एम्पायर बिखर जाता है, और ये शिफ्ट हो जाते हैं पाटलिपुत्र। पहले मगध रहता है, फिर पाटलिपुत्र तक पूरी तरह एम्पायर एक्सपैंड हो जाता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ही इनहेरिटेड अ लार्ज आर्मी ऑफ द नंदास। ऑफ कोर्स जो जीतता है उसका पूरा एम्पायर हो जाता है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज दीघा निकाया, महावंशा, Divya Vandana speak of the Maurya as belonging to branch of Kshatriya Maurya clan associated with Shakyas। तो इधर आपको ध्यान देना है, बुद्धिस्ट का मानना था कि क्षत्रिय को बिलोंग करते, पर सब नहीं मानते थे, कि इनका बैकग्राउंड एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब, क्योंकि वहाँ धनानंद थे, एंड देन मूव्ड ईस्टवर्ड्स। नेक्स्ट यू कैन सी ही वाज कॉल्ड Santocritus by Greek scholar identified by William Jones, very important for the prelims exam. Next you can see conflict था एक between चंद्रगुप्त मौर्य and Seleucus Nicator, who was a general of Alexander। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइमलाइन में इनका एक बार मुलाकात अलेक्जेंडर के टाइमलाइन से भी हो सकता है। रीजन क्या है,
क्योंकि धनानंद के टाइम में भी अलेक्जेंडर इन्वेट करना चाहते थे पर इन्वेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि धनानंद बहुत पावरफुल थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कॉन्टैक्ट था सेलेकस निकेटर से, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था। तो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल सेलेकस निकेटर के पास था, और सेलेकस निकेटर की जो बहन थी हेलेन, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी, और उसके बदले में 500 एलिफेंट्स गिफ्ट भी किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनको अफगानिस्तान और ईरान साइड के एरिया भी पजेस करने के लिए मिले थे, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलेकस निकेटर हु वाज वन ऑफ द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर and after his death and had succeeded in gaining control over most of the eastern Asiatic provinces. Next you can see Seleucus was compelled to yield Arcadia, that is Kandahar area of southwest Afghanistan, Gedrosia, that is south of Balochistan, and Parampomisha, the area between Afghanistan and Indian subcontinent such as Kabul, Herat, Gandhara to him in return of 500 elephant. तो 500 एलिफेंट के बदले में उन्हें इतने सारे एरिया मिले थे। So next you can see according to the Jain texts and tradition, Chandragupta adopted Jainism. ठीक है, वैसे आप मौर्यन एम्पायर में देखेंगे चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा आएगा बिंदुसार, फिर उनका बेटा आएगा अशोका, तीनों ने अलग अलग धर्म को अडॉप्ट किया था। चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, बिंदुसार ने आजीविका का अडॉप्ट किया था, एंड अशोका ने बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया था। तो हम उनके ही टाइमलाइन में उस चीज को क्लियर कर लेंगे, बट ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया था जैनिज्म एंड वेंट टू हिल्स ऑफ श्रवणबेलागोला नियर मैसूर with the Bhadrabhav जो monk थे and committed Salekhana, that is death by slow starvation। ये जैनिज्म में एक प्रोसेस थी, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त राजा बन जाते हैं, फिर अपना पूरा राज्य दरबार सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को दे देते हैं, सौंप देते हैं, और खुद वो मॉन्क बन जाते हैं। किसके मदद से? भद्रबहू के मदद से। और फाइनली वो सलेखाना प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें स्लो स्टार्वेशन होता है और धीरे धीरे बॉडी गिव अप कर देता है, और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। लेकिन मौर्यन एम्पायर को आगे कौन कंटिन्यू करने वाला है? बिंदुसार। तो आपको देखने को मिलेगा द सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि आपको मिलेगा गोरखपुर में, एंड महास्थाना इंस्क्रिप्शन जो कि मिलेगा बोगारा, डील विद द रिलीफ मेजर्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग फमाइन। तो फमाइन के टाइम में वो बहुत अच्छे रिलीफ मेजर्स को यूज किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस थे। सो लेट अस टॉक अबाउट बिंदुसार टाइमलाइन। बिंदुसार का टाइमलाइन आप देख सकते हो 297 से 273 BC। तो बिंदुसार ग्रीक राइटर एड्रेस करते थे इनको ऐसा एम्ब्रिटोकैट्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉइस, ठीक है। इनके सामने कोई भी एनिमी टिकती नहीं थी। नेक्स्ट यू कैन सी वाइल दी महाभाष्य रिफर टू हिम एज अमृत घाटा, यानी कि किलर ऑफ एनिमीज, यू कैन सी मीनिंग वही है। नेक्स्ट यू कैन सी कॉन्कर किए थे द लैंड बिटवीन टू सीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा राजा कॉन्कर किया था लैंड बिटवीन टू सीज? दैट इज अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी सी ही बोलते थे, ठीक है। तो द टिबेटन मॉन्क तारानाथ, तो याद रखना तारानाथ ने ये कहा है कि जो बिंदुसार इतने पावरफुल थे कि ये साउथ तक पहुंचे थे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी इनके कंट्रोल में था, यानी कि लैंड बिटवीन टू सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, एंटियोकस जो कि सीरियन किंग है सेंट डेमिकस एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार कोर्ट। देखिए आपको याद रखना है कि बिंदुसार के कोर्ट में कौन एम्बेसडर आया था, तो कौन आया था? डेमिकस। वही आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त के टाइम भी एम्बेसडर आए थे, इवन अशोका के टाइम भी एम्बेसडर आए थे। चंद्रगुप्त के टाइम में आपको देखने को मिलेगा मैगस्थीनी आए थे, बिंदुसार के टाइम डेमिकस आए थे। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है एज द पार्ट ऑफ फैक्चुअल डेटा। Similarly, you can see Pliny, a writer, I mentioned that King Ptolemy II of Philadelphus of Egypt sent one Dionysius as an ambassador to India, ठीक है। जॉइंट आजीविका सेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आजीविका सेक्ट गॉन्डोफर्नस ने शुरू किया था। इस सेक्ट में क्या था, कर्म पे बिलीव करते थे, सेकेंडरी और नियति पे पहले। तो बिंदुसार को भी ऐसा लगता था नियति सब कुछ है, यानी जो लिखा है भाग्य में वो होगा, सुख है तो दुख है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ये सारी चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई थी। जैसे करके वो आजीविका सेक्ट को भी फॉलो करते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा आजीविका सेक्ट ज्यादा फेमस सेक्ट नहीं है,
क्योंकि इसका जो ओनर है बहुत जल्दी डेथ हो गया और इसके फॉलोअर इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड नहीं कर पाए। Next, you can say Bindusara had contacts with Antiochus I, the Seleucid king of Syria, whose ambassador Damachus was said to have been at his court. So Bindusar wrote to Antiochus king, asking for some sweet wine, dried figs, and sophist. ठीक है, टू बी सेंट टू मॉरियन कोर्ट। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि एंटियोकस को बिंदुसार ने लेटर लिखा था कि आप मुझे 3 चीजें भेजिए, स्वीट वाइन भेजिए, ड्राइड फिग भेजिए और सोफिस्ट जासूस भेजिए। लेकिन एंटियोकस ने क्या किया, उन्होंने सोफिस्ट छोड़ के सब कुछ भेज दिया। एक्सप्लेनिंग दैट ग्रीक लॉ फॉरबिड करता है सोफिस्ट को सोल्ड करना। ठीक है, बाकी सब भेज दिया। तो ये एक कहानी है जो बिंदुसार से रिलेटेड है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अशोकन टाइमलाइन। तो अशोकन टाइमलाइन को शुरू करने से पहले एक कहानी पे जाते हैं। जैसे कि हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, तो ऐसा हमारे हिस्ट्री में है कि बिंदुसार को टोटल 101 सन थे। ठीक है, बच्चे थे। तो 101 में आपको देखने को मिलेगा कि जो अशोका है, कहा जाता है कि चंपा एक ब्राह्मण की बेटी जो थी धम्मा, या जिन्हें शुभ्रदंगी भी कहा जाता है, उनसे हुआ था ये अशोका। लेकिन जब अशोका बॉर्न नहीं हुए थे, उस टाइम की बात है कि बिंदुसार अपने कोर्ट में गए थे और जो शुभ्रदंगी है उनको एक प्रॉपर क्वीन के जैसा वेलकम करने के लिए अरेंजमेंट के लिए गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो उनके कोर्ट में कुछ लोग थे एज अ सोल्जर, वो गए और जहाँ शुभ्रदंगी रहती थी उनके हर्ट को जला दिया ताकि वो शुभ्रदंगी और उनके पेट में जो बच्चा है वो मर जाए। लेकिन वो कैसे तो बच जाती हैं, लकीली वो बच जाती हैं और वो कहीं और शेल्टर ले लेती हैं। और वहाँ बिंदुसार को बता दिया जाता है कि उनकी डेथ हो गई, और बिंदुसार भी वो चीज़ मान लेते हैं और वो अपने फाइन ईयर्स को कंटिन्यू करते हैं। बट एक ऐसा टाइमलाइन आ जाता है जब बिंदुसार को फेस करना पड़ता है अशोका। तो अशोका जब उनके कोर्ट में आ जाते हैं और चाणक्य आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि अशोका में कुछ गुण चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज़्यादा मैच करते थे। तो इस चक्कर में अशोका, एंड प्लस ऐसी भी कहानी बताई जाती है कि अशोका का रक्षा एक लायन करता था, तो इसलिए इनके सिंबल में लायन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ऐसे भी ये फॉरेस्ट सब जोन में ज़्यादा रहते थे, तो एनिमल फ्रेंडली भी थे। लेकिन अशोक के अंदर एक गुस्सा था, इसलिए स्टार्टिंग में जब अशोक राजा बने, अपने सारे भाइयों को मारकर, 99 भाइयों को मारे, सिर्फ एक को छोड़े, क्योंकि जो एक थे वो मॉन्क बन चुके थे। ठीक है, उनका नाम था उपगुप्त मोगलीपुत्र तीसरा। वो मॉन्क बन चुके थे, सिर्फ उनको छोड़ के सबको मार डाला, सिर्फ राज्य लेने के लिए। एक्चुअली राज्य लेने के लिए ऐसा हुआ, जब बिंदुसार को पता चला अशोक भी उनका बेटा है, जिंदा है, तो अशोक को उन्होंने उज्जैन का एरिया दे दिया और सबसे बड़ा भाई सुशीम को तक्षशिला का एरिया दे दिया। लेकिन सुशीम उसको संभाल नहीं पाया, इसलिए अशोक ने वो एरिया पे भी अटैक करके, राजा पे भी अटैक करके सारे एरिया को अपने कंट्रोल में करने लगा। तो जो आपने स्टार्टिंग में मैप देखा, वो धीरे धीरे अशोक ने अपने भाइयों को मार मार के, बहुत सारे राजाओं को डिफीट करके पूरा एरिया को अपने कंट्रोल में किया। तो लोग अशोका को है ना चंड अशोका कहते थे, बहुत ही क्रूअल थे। लेकिन एक ऐसा टाइमलाइन आ जाता है अशोक के लाइफ में कि एक फाइट थी ओडिशा में, दया रिवर के पास। तो कलिंग एक नगरी था, राजा का नाम भी था कलिंग, उससे फेमस था वो नगरी उड़ीसा में। तो वहां जब फाइट करने के लिए गए, लाखों मासूम की डेथ भी हुई और जो दया रिवर था वो पूरा रेड हो गया था। यानी इतने लोग मारे गए कि इतने इनोसेंट ब्लड भी फ्लो हुए। तो अशोका को वहाँ कई मॉन्क थे, कुछ आपको देखने को मिलेगा कि उनके रिलेटिव्स भी थे, कुछ ना कुछ थे जिन्होंने उनको समझाया कि ये धम्म नहीं है या ये धर्म नहीं है। तो एक राजा को धर्म का पूरा पाठ पढ़ाया जाता है, स्पेशली उनका छोटा भाई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो अशोका वहाँ से अपने आप में एक चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बीइंग एक रीजन का किसी को पनिशमेंट न देना, ये शपथ खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो वहाँ से इनको चंड अशोक से कन्वर्ट करके नाम मिलता है काम अशोक। तो लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। इनफैक्ट इनको ये नाम के आगे देवम प्रिय अशोक ऐसे भी कहा जाता है, या प्रियदर्शी राजा। तो ये टाइटल इनको बाद में मिलता है, स्टार्टिंग में अशोक का ऐसा फ्लो था ही नहीं। सो लेट अस टॉक। तो देखते हैं
सो अशोका के बारे में, विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's reign and its effect on Ashoka has been described by Ashoka himself. याद रखना अशोका ने इसके बारे में खुद ही डिस्क्राइब किया है इन रॉक एडिक्ट 13. देखिए अशोकन एम्पायर की सबसे खास बात है कि पिलर का जो भी आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा, आयरन पिलर जो कि रस्टलेस है, वो मेटलर्जी तो अभी तक पूरी तरह डिसिफर्ड नहीं है, वो अशोकन टाइमलाइन के हैं. ठीक है, केव स्ट्रक्चर का जो लेआउट है ये सब अशोकन टाइमलाइन के ही हैं. सो यू कैन सी एज एन इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक उपगुप्त मुगलीपुत्र तिशा, जो कि इनके खुद के छोटे भाई थे. नेक्स्ट यू कैन सी ही अबैंडन पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट. तो बेरीगोसा रिप्लेस्ड बाय धर्मघोषा as mentioned on rock pillar 13. याद रखना रॉक पिलर 13 में ऐसा मेंशन है कि अब कोई बेरी घोषा को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे किसे, धर्मघोषा, यानी कि अब वो गुस्सा वाले नहीं है, अब वो धर्म के एंगल से ही काम करेंगे. नेक्स्ट यू कैन सी अपॉइंटेड अ क्लास ऑफ administrative officers known as Rajukas, very important, vested with the power of rewarding and punishing people wherever necessary. तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे पोस्ट को अपॉइंट करके रखे थे. Next you can see he set up a very high idol for himself as paternal kingship, father of all. तो ऐसे करके उन्होंने खुद को बना के रखा था. So next you can see according to Divya Vandana, Ashoka was sent to quell rebellion at Takshila. ठीक है, जो मैंने बताया था सुशिम को डिफीट करने के लिए उनके बड़े भाई. He was initiated in the Buddhist fold by Nigrud. याद रखना पूरी तरह बुद्धिज्म में कन्वर्ट फिर किसने किया था, एक बुद्धिस्ट मंक निग्रोध ने, a 7 years old monk. अब देखिए नेक्स्ट यू कैन सी अशोका रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू ऑफ लुम्बिनी. क्यों? क्योंकि आपको याद है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है ये, विलेज टू फर्स्ट 8 ऑफ प्रोड्यूस. ठीक है, उधर रिड्यूस कर दिया था लैंड रेवेन्यू. नेक्स्ट अशोका ने बुद्धिज्म में क्या कंट्रीब्यूट किया, तो यू कैन सी अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वाज ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे था, नॉट इमीडिएट, एज ही फर्स्ट बिकम अ शाक्य उपासक का. ठीक है, ले डिसाइपल, नॉर्मल डिसाइपल बने थे, and 2.5 years later become a भिक्षुक. देखिए ये मैंने बुद्धिज्म में एक्सप्लेन किया, उपशका और भिक्षुक क्या होते हैं. उपशका क्या होता है, घर में भी रहेंगे, बुद्धिज्म भी फॉलो करेंगे, और भिक्षुक जो होंगे वो प्रॉपर से बुद्धिज्म फॉलो करेंगे, पूरी तरह साधु हो जाएंगे, उनको घर से कोई इतना लगाव नहीं रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी ही गेव अप हंटिंग. ठीक है, कंस्टिट्यूटेड धम्म यात्रा थ्रू सरनाथ, वेरी फेमस प्लेस, बोध गया एक्सेट्रा, एंड अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, जिनको ये बोलते थे धम्म महामंत्रास, जिसे मैं पंडित बोलती हूँ. ठीक है, तो उस टर्म को आप धम्म महामंत्रास भी कह सकते हैं, टू प्रोपोगेट धम्मा. वो धम्मा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स. सो यू कैन सी 3 डिफरेंट फेसेस ऑफ अशोका. क्या था, काम अशोक थे, चंड अशोक थे, फिर ये फाइनली क्या बन जाते हैं, धम्म अशोक. फर्स्ट स्टेज तो उनका चंड अशोक था, बाद में काम अशोक यानी शांत हो गए, फिर धम्म के बारे में ही बात करते थे, धम्म अशोक हो गए. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, टू श्रीलंका टू हु प्लांटेड ब्रांचेस ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री देयर, और उधर बुद्धिज्म शुरू हो गया. इसलिए आप श्रीलंका का भी एक मेजर रिलीजन में बुद्धिज्म पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी कन्वेट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र टू स्ट्रेंथन संघा. ठीक है, तो संघा मीन्स असेंबली को स्ट्रेंथन करने के लिए भी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी अशोका ने रखवाया था पाटलिपुत्र में. नेक्स्ट यू कैन सी अशोका's धम्मा was to preserve the social order and held that if people behaved well they would achieve heaven. तो सीधी बात है, ये नॉर्मल है, आप भी सोचेंगे तो सही बात है कि अगर हम अच्छे से अपना कर्म करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमें भी स्वर्ग ही मिलेगा. He never said that they would attain nirvana. कभी मोक्ष के बारे में नहीं बोले. वैसे बुद्धिज्म में निर्वाणा यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट. Which was a primary aim of Buddhism. Hence his teaching was were intended to maintain social order. तो ये सामाजिक था इनका टीचिंग थोड़ा, on the basis of tolerance and does not seem to have preached any sectarian part.
तो एक पर्टिकुलर सेक्ट को लेकर इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, प्रीच नहीं किया। पूरा सोसाइटी में कैसे लोगों को रहना चाहिए, कैसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से कर्म करना चाहिए, उस पर इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को देखा, फेस किया, न जाने कितने स्टेजेस ऑफ लाइफ को क्रॉस किए, तो बहुत ही आसानी से ये लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिए। So next you can see Ashoka's inscriptions were written in 4 different scripts. आपको ये भी याद रखना है. So Greek languages and scripts used in Afghanistan area, Aramaic languages and scripts used in West Asia, Prakrit language and Kharosthi script used in Pakistan, Prakriti language and Brahmi script used in rest of the inscriptions. तो देखिए ऑलमोस्ट, क्योंकि इनका एरिया भी उस एंगल से टेरिटरी जैसे वास्ट था, तो थोड़े इन्वेडर्स उस टाइम आए हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्रीक, अरेमिक, प्राकृत, ब्राह्मिक, खरोष्ठी, ये सारे लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में एज पर द एरिया। नेक्स्ट आपको एक ऐसा टाइमलाइन देखने को मिलेगा कि लेटर मोरियंस में आगे जाके देखिए, जब तक अशोका थे तो बहुत अच्छा टाइमलाइन चल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अशोकन टेरिटरी में एंटर कर दें, ठीक है। लेकिन आगे आगे स्लोली स्लोली मौर्यन एम्पायर वीक होते गया, क्योंकि देखिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अडॉप्ट करने से क्या हो गया कि सब में टॉलरेंस आ गई, कोई भी वॉलेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और लोग भी ये वीकनेस को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे। तो जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो वेट कर रही थी कि ये एम्पायर वीक हो और उनकी एंट्री हो, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आगे जाके मौर्यन एम्पायर को बदल देती है। सो लेटर मौर्यंस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका रूल किए थे 27 ईयर्स। उसके बाद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया मौर्यन एम्पायर, क्योंकि इतना बड़ा एरिया कोई संभाल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। सेम टू हैव सेट इमीडिएटली आफ्टर अशोका's death. So next you can see last ruler थे बृहद्रथा, who was murdered by his general पुष्यमित्र संघा। भी लोगों ने बोला मार डालो, क्योंकि ये राजा के लायक ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है संघा डिनेस्टी। सो दिस वाज एंड ऑफ मौर्यन डिनेस्टी। और इतना बड़ा एरिया कब डिसइंटीग्रेट हो गया और कौन सा राजा लेके गया, कुछ पता ही नहीं चला। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लिस्ट ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। यहाँ मैंने मैप दे दिया है ताकि आप मैपिंग देखिए, उसे मैप देखिए मत, मैपिंग कीजिए, ताकि आपके आगे ज़्यादा हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो जाए, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग हो जाए, तो आप इससे सब्जेक्ट्स को जल्दी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ अशोकन एडिक्ट्स, लेट अस टॉक अबाउट द एडिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 7 पिलर एडिक्ट्स, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, बड़े पत्थर पे उन्होंने लिखा है। देखिए रॉक एडिक्ट्स वाला फॉर्मेट भी अशोकन एम्पायर से ही शुरू होता है कि पत्थरों में इन्होंने अपने एम्पायर के बारे में लिखा है। इसलिए हिस्ट्री की एक खूबसूरती ये है कि हमें इनके बारे में बहुत चीज़ें पता है। टू सेपरेट वन फाउंड्स इन ओडिशा, कलिंगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि माइनर रॉक एडिक्ट्स भी फेमस है, द क्वीन एडिक्ट, बारबरा केव्स इंस्क्रिप्शन एंड खंदा बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। बाइलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेज में उसमें इंस्क्रिप्शन मेंशन किए गए हैं। So let us talk about pillar edicts in detail. So you can see these are the edicts on the stone columns found from different places like खंडार, वहाँ आपको मिल जाएगा ये पिलर एडिक्ट, अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, दिल्ली, वैशाली, चंपारण बिहार, सरनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। Fragments of these edicts found from different places और pillars are monoliths. Very important, वैसे बहुत लोगों का कहना है कि टर्किश स्टाइल से हम इंस्पायर्ड थे, यानी अशोकन टाइम में पिलर बनाने को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो पिलर है विदाउट बेस है, यानी डायरेक्ट पिलर बनाया गया है। वहीं आप टर्किश स्टाइल देखेंगे तो उनमें उनके पिलर में पहले बेस है, फिर आपको पिलर देखने को मिलेगा। सो यहाँ जितने भी पिलर है सिंगल रॉक से बने, मोनो मीन्स सिंगल, लिथ मीन्स पत्थर, ठीक है, carved from one stone. 2 types of stones used to build pillars, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा spotted white sandstone from मथुरा, buff color sandstone from अमरावती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपको देखने को मिलेगा कि पिलर एडिक्ट 1 ये किसके बारे में बताता है, अशोका's प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल। नेक्स्ट पिलर एडिक्ट 2 अशोका's डेफिनेशन ऑफ धर्मा। Pillar Edict 3 avoiding things that lead to evil, to violence, to cruelty, to anger, pride and jealousy. Pillar Edict 4 work of Rajukas, surveyors,
related to Department of Justice. Pillar Edict 5 list of animal and birds which are not to be killed on particular day, and another list of animals whose killing is completely prohibited. Pillar Edict 6 Dhamma policy adopted by Ashoka also shows his religious tolerance. Pillar Edict 7 Ashoka's work for his Dhamma policy. तो देखिए इतने लंबे लंबे आपको लाइंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना. पिलर एडिक्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. तो आपको कैसे याद रखना है, प्रोटेक्शन करके याद रखना है. ठीक है, सो प्रोटेक्शन करके आपको याद रखना है, तो आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएंगे. तो आप याद रखना, पहला क्या है प्रोटेक्शन, सेकंड क्या है धर्मा, थर्ड क्या है इविल हटाना, फोर्थ क्या है रजुकास, फिफ्थ एनिमल एंड बर्ड्स को लेकर, सिक्स्थ धर्मा पॉलिसी को लेकर. ठीक है, एंड सेवेंथ आपको देखने को मिलेगा अगेन वर्क उस पर. देखिए 6 में क्या अडॉप्ट किया है और 7th में वर्क किया है. तो आप ऐसे थोड़े थोड़े कंसेप्ट को अपने लॉजिक वे में पढ़ेंगे ना तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. So let us talk about list of rock addicts, that is minor and major rock addicts. वैसे इसमें बस मेजर आपको याद रखना है, माइनर तो इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. सो मेजर रॉक एडिक्ट 1, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो इसमें उन्होंने लिखा है इन दिस रॉक एडिक्ट किंग ने प्रोहिबिट किया था एनिमल स्लॉटर स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल गैदरिंग्स. देखिए फेस्टिवल के टाइम क्या होता है, बहुत सारे एनिमल स्लॉटर होते हैं, तो उन्होंने बैन ही लगा दिया. एटलीस्ट उतने एनिमल का लाइफ बच जाएगा या पोस्टपोन्ड रहेगा. लेकिन आपको देखने को मिलेगा एनिमल स्लॉटर उन्होंने बैन कर दिया था. अगर मैं रॉक एडिक्ट 2 की बात करूं, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट में ये भी आता है. So in this rock edict there are descriptions of kingdoms of South India, very important. देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, केरला तमिलनाडु छोड़कर एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया छोड़कर अशोकन एम्पायर हर जगह स्प्रेड थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो साउथ से बिल्कुल भी नाता नहीं रखे थे. तो उन्होंने उसके भी डिस्क्रिप्शन दिए हैं, छोला पांड्या एंड सत्यपुरास एंड केरला पुत्रस. केरला पुत्र मतलब चेरास. इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर केयर फॉर एनिमल एंड मैन. ठीक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया. मेजर रॉक एडिक्ट 3 इट वाज मेड आफ्टर 12 years ऑफ अशोकास कोरोनेशन. जब वो राजा बने थे उसके 12 साल बाद बनाया गया था. सो इट सेज दैट द युक्तास, देखिए अशोका अपने भाइयों को मारने में 4 साल लगाए थे, 4 साल बाद वो राजा बने थे, याद रखिएगा वो भी. उसके 12 साल बाद ये रॉक एडिक्ट बना था. सो इट सेज दैट युक्तास सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड प्रदेशिकास कौन होते थे, प्रदेश से आप कनेक्ट कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट हेड along with Rajukas, rural officer है ये गांव में, shall go to all areas of kingdom every 5 years and spread कर सकते थे वो Dhamma policy of Ashok. It also decoded the practical instruction to generosity to Brahmins. Next you can see Rock Edict 4. तो यहाँ धम्मा घोषा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया. बेरी घोषा से ये किस पे आ गए थे, धम्मा घोषा is ideal to the mankind and not to बेरी घोषा. यानी कि इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए धम्म घोषा बहुत ही अच्छी चीज़ है, न कि बेरी घोषा. दुश्मनी से कुछ नहीं होता है. इम्पैक्ट ऑफ धम्म ऑन सोसाइटी. नेक्स्ट यू कैन सी रॉक एडिक्ट 5. इट स्टेट्स अबाउट द कंसर्न. ठीक है, वो कंसर्न है अबाउट द पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स. ठीक है, एंड मेंशन द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामताज, पंडित को अपॉइंट किए थे. एंड ऑल्सो इन दिस रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन किए थे that every human is my child. ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, every human is my child कौन से एडिक्ट में है, तो आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट यू कैन सी मेजर रॉक एडिक्ट 6. So it describes king's desire to get informed about the conditions of the people constantly. In other words, talks about welfare measures. ठीक है, तो वेलफेयर याद रखना. 6th and 7th it decoded the practical instructions of king to tolerance. याद रखना, इसमें टॉलरेंस के बारे में बात की है. तो अशोकन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसमें सारे रिलीजन को टॉलरेंस पे रखा गया था. सो इनका कहना था टू फोस्टर वंस ओन सेक्ट डेप्रिशिएटिंग द अदर्स आउट ऑफ अफेक्शन ऑफ वंस ओन, टू एक्सल्ट इट्स मेरिट इज टू डू द वर्स्ट हार्म टू वंस ओन सेक्ट. कितना अच्छा इन्होंने मेंशन किया है राजा ने कि अपने रिलीजन को सुपीरियर बता के और दूसरे को इन्फीरियर बता के तुम अपने ही मेरिट को क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो. ठीक है, अपने ही रिलीजन को क्या कर रहे हो, नीचा गिरा रहे हो. तो हमेशा टॉलरेंस रखिए, एक दूसरे को समझिए. ये सारी बातें उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है.
So next you can see Major Rock Edict 8. It describes Ashoka's first Dhamma Yatra to Bodh Gaya and Bodhi tree. तो मेजर रॉक एडिक्ट 9 के बारे में क्या दैट कंडेम्स अ पॉपुलर सेरेमनीज लाइक सेरेमनीज आफ्टर बर्थ, इलनेस, मैरिज, बिफोर सेटिंग आउट ऑफ जर्नी. इट ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ धम्मा. तो धम्मा के प्रैक्टिस के ऊपर भी उन्होंने फोकस करवाया है. मेजर रॉक एडिक्ट 10. इट कंडेम्स अ फेम एंड ग्लोरी एंड रीअसर्ट्स द मेरिट ऑफ धम्मा पॉलिसी. तो इसमें भी उन्होंने फेम, ग्लोरी और धम्मा पॉलिसी के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है. रॉक एडिक्ट 11. It explained the policy of Dhamma and also emphasizes the act of individual towards elder. कि एक individual का elders की तरफ क्या होना चाहिए, झुकाव कैसा होना चाहिए, and also abstaining from killing animals and liberty towards friend. कि एनिमल के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे होना चाहिए. तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यवहारिक है रॉक एडिक्ट 11. रॉक एडिक्ट 12. It directed and determined requests for tolerance among different religious sects. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी मेजर रॉक एडिक्ट 13. इसमें किसके बारे में दिया है, याद है, कलिंग वॉर, उससे रिलेटेड ये है. सो इट इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग अशोका's पॉलिसी ऑफ धम्मा. सो दिस रॉक एडिक्ट प्लीज द वे ऑफ कंक्वेस्ट विच इज धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर. कि वॉर नहीं करना चाहिए, धम्मा से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. सो दिस इज लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ थोरो प्रोसेस विच बिगेन फ्रॉम फर्स्ट रॉक एडिक्ट. तो कुछ मेजर रॉक एडिक्ट आप देख सकते हो 14. तो इसमें डिस्क्राइब किया एंग्रेविंग ऑन इंस्क्रिप्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. कि अलग अलग जगह इंस्क्रिप्शंस को बनाइए ताकि लोगों को पता चले राजा क्या है, राजा क्या सोचता है प्रजा के बारे में, कौन से जगह के बारे में क्या सोचता है, क्या राय है. ये जानने के लिए उन्होंने लोगों के तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें की हैं. रॉक एडिक्ट बनाना, पिलर एडिक्ट बनाना, ताकि लोगों के साथ क्या करे, अपने बातों को रख सकें कि राजा कैसा है. कोई भी बिना राजा को मिले कुछ भी असम्पशंस करना भी गलत है किसी के ओपिनियन पे. तो इसलिए राजा ने ये इंस्क्रिप्शंस बनाना शुरू कर दिया था. अदर रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो यू कैन सी एडिक्ट 1. अशोका डिक्लेयर ऑल पीपल आर माई सन. ठीक है. नेक्स्ट एडिक्ट 2. प्रोक्लामेशन ऑफ एडिक्ट्स इवन टू अ सिंगल पर्सन. क्वीन एडिक्ट में भी आपको देखने मिलेगा, इन्होंने अपने सेकेंड क्वीन के बारे में बताया था. वैसे अशोका की कई शादी हुई थी, जैसे कि असंधिमिता, पद्मावती. तो पद्मावती ये अलग है और आपके खिलजी वाली अलग है. ठीक है. पद्मावती, असंधिमिता और तीसारा खां, ये 3 के बारे में मेंशन किया जाता है, जिसमें वो चीफ क्वीन तीसारा खां को रखते थे. ठीक है. पर एक बार तीसारा खां ने क्या गलती की थी, जब उन्होंने देखा अशोक पूरी तरह मॉन्क बन रहे हैं तो उन्होंने बोधि वृक्ष कटवाने का प्रबंध कर दिया था. तो ये सुनते ही अशोक काफी नाराज हुए थे और चीफ क्वीन की कैटेगरी से उन्हें हटा दिए थे. फिर उनको मनाने के लिए तीसारा का 1000 बोधि वृक्ष प्लांट करवाई थी, तब जाके उनको फिर से चीफ क्वीन बनाया गया था. तो ये कहानी थी. सो नेक्स्ट यू कैन सी बारबरा केव इंस्क्रिप्शन डिस्कसेस गिविंग अवे द बारबरा केव टू आजीविका सेक्ट कंधार. बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन एक्सप्रेसेस ग्रेटिफिकेशन ओवर अशोका's पॉलिसी. सो ये याद रखना है. सो लेट अस टॉक अबाउट कलिंग एडिक्ट्स. अगर मैं कलिंग एडिक्ट्स के बारे में बात करूँ तो ये एक सेपरेट रॉक एडिक्ट है, तो जिसमें आपको 2 एडिक्ट मिलेगा, एडिक्ट 1, एडिक्ट 2. एडिक्ट 1 की बात करें तो किंग डिक्लेयर्स दैट ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन, टॉक्स अबाउट महामंत्रास. और सेकंड में आपको देखने को मिलेगा कि वो हर एक सिंगल पर्सन को क्या कर रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं. तो ऐसा करके ये 2 एडिक्ट फेमस है. अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन काफी सेंट्रलाइज था, इसलिए तो काफी टाइम तक ये अच्छे से रूल कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी, बट ध्यान दीजिएगा ज्यादा सेंट्रलाइज भी सही नहीं होता, लेकिन क्या सेंट्रलाइज होने से राजा को पता है कि वो अपना कितना पावर कहाँ यूज कर पा रहा है, तो इस एंगल से आप लेके चलिएगा. सो नेक्स्ट यू कैन सी द किंग वाज सुप्रीम पावर एंड सोर्सेस ऑफ ऑल अथॉरिटी. कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है. Next you can see king was assisted by council of minister, so it was called Mantri Parishad. The ministers were called mantris. So ये तो सिंपल है, आपको ये टर्म याद भी रहेंगे. Next you can see the council was headed by Mantri Parishad Adhyaksha. Adhyaks means head, akin to prime minister today, यानी आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हो आप. Next you can see इसमें तीर्थास. तीर्थास क्या होता था, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन.
So there were 18 तीर्थास, तो ऐसे 18 जन थे. अध्यक्ष रैंक नेक्स्ट टू तीर्थास, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में आते हैं. देयर वर 20 अध्यक्षा, दे हैड इकोनॉमिक मिलिट्री फंक्शन, तो उनका काम था ये. नेक्स्ट यू कैन सी महामतास हायर रैंकिंग ऑफिशियल अगेन. अमात्यास नाम से पता चलता है सेक्रेटरी, रैंकिंग ऑफिशियल ऑलमोस्ट लाइक प्रेजेंट सेक्रेटरी. एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रोल इनका था, ठीक है, ऐसे करके ये डिवाइड भी किए थे पावर को. नेक्स्ट यू कैन सी अध्यक्षास वेर फॉर्म्ड इनटू अ सेक्रेटरी which was divided into many departments. And finally अर्थशास्त्र भी मेंशन करते हैं जिनके राइटर चाणक्य हैं. many अध्यक्ष for commerce, storehouse, gold, ship, agriculture, cows, horses, city, chariots, mean, infantry, etc. तो ऐसे हर एक के हेड भी बनाए गए थे. सो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कुछ पोस्ट के नाम और उनके काम क्या थे. लाइक यू कैन सी मंत्री चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद अध्यक्षा हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, पुरोहित चीफ प्रीस्ट, सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराज क्राउन प्रिंस, समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर, युक्ता सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, शुल्क अध्यक्ष ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम, प्रशस्ति प्रिजन हेड, सन्निधता ट्रेजरी हेड, कदाक्ष ट्रेजरी ऑफिसर, कोष्ठगर अध्यक्ष रॉयल ट्रेजरी मैनेजर, नायका सिटी सिक्योरिटी चीफ, व्यवहारिका चीफ जज, करमंटिका हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, दंडपाला हेड ऑफ पुलिस, दुर्गपाला, दुर्ग मीन्स फोर्ट होता है, हेड ऑफ रॉयल फोर्ट, अन्नपाला, अन्न से पता चलता है ना फूड ग्रेन्स, उसका हेड, रजुकास लैंड मेजर्स का हेड, प्रदेशिकास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अखराध्यक्ष माइनिंग ऑफिसर. वैसे इसमें से काफी टर्म्स को आप आसानी से ग्रैप्स कर सकते हो क्योंकि वो हिंदी है, नॉर्मल हिंदी है, उसमें को बस थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने यूज किया है. तो आप इसको एक दो बार ग्लांस लेंगे तो आप खुद ही ये मेमोराइज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी लोहाध्यक्ष मेटलर्जी ऑफिसर, लोहा तो आप कनेक्ट कर सकते हो ना आयरन मेटल से रिलेटेड. लखनाध्यक्ष कॉइन मिंटिंग, तो लक्षणाध्यक्ष याद रखने का. लावण्याध्यक्ष, इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो लवण्य मतलब होता है सॉल्ट. स्वर्णाध्यक्ष संस्कृत वर्ड है तो आप थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा, गोल्ड स्वर्ण, तो आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा. अयुद्ध अध्यक्ष, अयुद्ध वेपन, ठीक है, युद्ध से कनेक्ट कर लेना, वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस डिपार्टमेंट. पुण्याध्यक्ष फॉरेस्ट ऑफिसर. पण्याध्यक्ष तो पण्य कॉमर्स, पनीस याद है, हमने ये पढ़ा है पनीस टर्म वैदिक एज में. सो मानाध्यक्ष टाइम एंड प्लेस डिटरमाइनिंग, देखिए ना, मान्य मान, मान मतलब मेजरमेंट होता है. सुनाध्यक्ष स्लॉटर हाउस ऑफिसर. मुद्राध्यक्ष रॉयल सिंबल कॉइन, मुद्रा से तो आप कनेक्ट कर ही लेंगे. द्वितीयाध्यक्ष गैम्बलिंग डिपार्टमेंट. नौकाध्यक्ष शिपिंग, नौका मीन शिप ही होता है. पटनाध्यक्ष ऑफिसर ऑफ पोर्ट, ठीक है. तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बहुत इजी है. So let us talk about revenue administration of Mauryan period. The administration of revenue involved collection of taxes from various sources, mines, forest, forest को वन बोलते हैं, plantation, सेतु बोलते हैं, pastures, रज्जा बोलते हैं, etc. The cities according to अर्थशास्त्र collect किया था 21 kinds of taxes. So you can see toll, lines, fees, assessing department for measures and weights, police, passport, currency, manufacturers of yarn, oil, ghee and sugar, slaughterhouse, liquor vents, goldsmith warehouse, gambling dens, buildings, prostitutes, guilds of carpenters and artisans and temples were the main source of revenue in the town. तो ये तो मेन सोर्स है उनके रेवेन्यू का, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है. The chief source of revenue in province were land and agriculture, pastures, traffic routes and river trade, etc. The king probably had the right of granting permission of land revenue for Ashok had reduced the भाग of लुम्बिनी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू को 1/8 कर दिया था. Sharecroppers who received state help probably gave half of their produce to the state, ठीक है.
So next, let us talk about society and economy during Mauryas. तो मेगास्थनी मैंने आपको बताया ये एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के टाइम में। तो मेगास्थनी ने बुक लिखा है इंडिका और चाणक्य ने बुक लिखा है अर्थशास्त्र। वैसे ये दोनों बुक ज़्यादा फर्क नहीं है पर फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको देखने को मिलेगा दोनों मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखे हैं, ये सिमिलैरिटी। पर अब डिफरेंस क्या है, मेगास्थनी बाहर के थे तो इन्होंने वही लिखा मौर्यन एम्पायर में जो इनको दिखा। चाणक्य इंडियन थे तो इन्होंने वो लिखा मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, जो एक्चुअल पार्ट था। मेगास्थनी ने क्या लिखे थे कि वो बाहर के, अभी आप समझो इंडिया के, आप अमेरिका जाएंगे तो आप वही लिखेंगे ना जो आपको दिख रहा है, आपको प्रोसेस नहीं पता कि वो क्या है, कैसे था, क्या नहीं। वहीं चाणक्य क्या थे, इंडियन थे और उनको पता है बहुत अच्छे से कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कूटनीति क्या होनी चाहिए, चाणक्य की वजह से ही तो हो रहे थे। मौर्यन एम्पायर का आधे ज्यादा प्रोसेस वही हो रहा था, ठीक है। तो ये दोनों के बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए आपको याद रखना इंडिका और जो अर्थशास्त्र है ये दोनों मौर्यन टाइमलाइन से ही रिलेटेड है। सो मेगास्थनी मेंशन किए हैं दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड मौर्यन टाइमलाइन में सोसाइटी में 7 कास्ट हैं और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, फिलोसोफर, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, मैजिस्ट्रेट, काउंसिलर। वही मेगास्थनी ने ये भी बताया हाउएवर फेल्ड टू कम्प्रीहेंड इंडियन सोसाइटी प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ के थे ही नहीं ना, एंड कंफ्यूज्ड अमंग द टर्म जाति, वर्ण एंड ऑक्यूपेशन, तो इनको समझ में ही नहीं आता था और सब कुछ तो क्या मिक्स कर देते थे। चतुर्वर्ण सिस्टम कंटिन्यू टू ग्रो इन द सोसाइटी, वो स्टार्टिंग का जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उसको चतुर्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी द अर्बन वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड and the craftsmanship enjoyed a high place in the society, क्योंकि पूरा तो जो मॉडर्न टाइमलाइन है वो आर्ट एंड कल्चर में तो आधे ज़्यादा बीता है आगे जाके। टीचिंग कंटिन्यू टू बी द मेन जॉब ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण को एक ही काम दे दिया, पढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे जगह स्तूप बन गए थे, पंडित की ज़रूरत थी, दैट इज धम्म महामतास, और वो टीच करते थे बुद्धिज्म ताकि लोग बिहेव अच्छे से करें। नेक्स्ट यू कैन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वे डेवलप, बहुत सारे बनाए गए थे। कहा जाता है कि स्टार्टिंग में 9 मोनेस्ट्रीज, कुछ 9 स्तूपास होते थे, जिसको लेकर अशोका ने 84,000 स्तूपास बनाए थे, बट लकड़ियों का होने के कारण बहुत सारे टाइम के हिसाब से डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे जैसे हुनास अटैक में डिस्ट्रॉय हो गए या बहुत सारे इन्वेडर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुए, गुप्तास अटैक में डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कहानियों में। So you can say Buddhist monasteries were developed as important educational institutions. So उसमें आपको देखने को मिलेगा तक्षशिला, उज्जैन and वाराणसी were famous educational centers. So technical education की अगर हम बात करें, technical education was generally provided through guilds. ठीक है, where peoples learn the craft of early age, from the early age. The joint family system was the norm in the domestic life. बहुत ही simple है ये तो। A married woman had her own property, very important, in the form of bride gift, stridhan. ठीक है. Next you can see the widows had given respect in the society, very very important. All stridhan, bride gift and jewelry belongs to her, कोई उनसे लेता नहीं था. Offenses against women were severely dealt with, ये भी था उधर देखिए. So you can see Kautilya also laid down penalties against official in charge of workshop and prisons who misbehaved with women. देखिए यहाँ कितना प्रोटेक्शन था women को। मेगास्थनी ने मेंशन किया था स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, इन्होंने तो बुक में ही लिख दिया स्लेवरी यानी गुलामगिरी करके कोई चीज ही नहीं है इंडिया में। So let us talk about economy. अगर इकोनॉमी की बात करें, largely the population was agriculturist and lived in villages. The state helped people to bring new areas under cultivation by cleaning the forest. But certain types of forests were protected by law. देखिए कुछ फॉरेस्ट को नहीं कट किया जाता था, कुछ फॉरेस्ट को ही कट करके क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जाता था. So a number of crops like rice, coarse grain यानी कोदरवा, sesame, pepper, काली मिर्च, saffron, pulses, wheat, linseed, mustard, vegetable and fruits of various kinds and sugar canes were grown. You can see the state also owned agricultural farm, cattle farms, dairy farms, etc.
Water reservoirs and dams were built by the state for irrigation. Steps were taken to distribute and measure this water for irrigation. तो ये irrigation, dam, agriculture पे बहुत अच्छा फोकस था. Moraine enforced the rules and regulation in respect of agriculture, industry, commerce, animal husbandry, etc. तो देखिए कितना मानवता, इंसानियत, हर एक चीजें यहाँ थी. और positive vibes you can see. Special measures were deduced from the promotion of economy, give threat impetus to economic development during this period. You can see here Megasthenes mention किए हैं about the extraordinary skill of craftsmen. ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी एक चीज बताई गई है कि रुद्रदमन जो वहाँ के राजा थे मेंशन किए दैट पुष्यगुप्ता, चंद्रगुप्त का गवर्नर था, ये was responsible for building a dam on सुदर्शना लेक नियर गिरनार, काठियावाड़. आपको पता है गिरनार एशियाटिक लायन के लिए फेमस है. तो वहाँ जो डैम बनाया गया सुदर्शन लेक पे, तो ये चंद्रगुप्त के टाइमलाइन में ही बनाया गया है. नेक्स्ट यू कैन सी स्कंदगुप्त का भी एक इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है ऑफ द लेटर पीरियड मेंशन दैट द डैम ऑफ सुदर्शन लेक रिपेयर्ड ड्यूरिंग हिज रेन ऑलमोस्ट 800 years आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन. यानी चंद्रगुप्त के टाइमलाइन में वो डैम बना दिया गया, पर स्कंदगुप्त के टाइमलाइन में उसको रिपेयर किया गया है. ये गुप्ता टाइमलाइन में आप पढ़ेंगे. सो यू कैन सी दे हैड फॉरेन ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज टू. So the main items of trade were indigo. नील के लिए तो पूरा modern history बन चुका है. So indigo, various medical substances, cotton and silk. The foreign trade was carried on by land as well as by the sea. Special arrangements were made for facilitation of the trade like security of trade routes, provisions of warehouse, godowns and other means of transport. The trade was regulated by the state and the trader had to get a license. यानी कि बहुत अच्छे प्रोसेस के थ्रू ही ट्रेडिंग होती थी. द स्टेट ऑल्सो हैड मशीनरी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेट्स एंड मेजर्स, कि कोई गलत नाप तोल भी नहीं कर सकता था. द लैंड टैक्स वाज 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. जैसा प्रोड्यूस है उसके हिसाब से टैक्स वाज ऑल्सो लेविड ऑन ऑल द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सो यहाँ आप देख सकते हो कि द टोल टैक्स वाज लेविड ऑन ऑल आइटम्स विच वर ब्रॉट फॉर सेल इन द मार्केट. स्ट्रैबो, ये राइटर है, इन्होंने मेंशन किया दैट क्राफ्टमैन, हर्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स ऑल पेड टैक्सेस. सब टैक्स पे करते थे. दोस हु कुड नॉट पे टैक्स इन कैश और काइंड वर टू कंट्रीब्यूट देयर ड्यूज इन द फॉर्म ऑफ लेबर. अगर वो पे नहीं कर पा रहे तो उन्हें लेबर का काम करना पड़ेगा. रेवेन्यू वॉज द मेन सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र. ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र पूरा इकोनॉमिक्स से ही डील करता है. इट डिस्क्राइब्स रेवेन्यू एट ग्रेट लेंथ. इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का एक अच्छा ग्लो आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र में. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू वर इंक्रीज फ्रॉम इनकम ऑफ माइंस, फॉरेस्ट, स्पेशल लैंड, यहीं से मिल जाता था, फोर्स एक्सेट्रा. द इनकम फ्रॉम किंग्स ओन लैंड और स्टेट वॉज नोन एज सीता. याद रखना ये टर्म. So Brahmin children and handicapped people were exempted. याद रखना ये भी कौन exempted था, ब्राह्मण और बच्चे और handicap. Tax evasion was considered a very serious crime and offenders were severely punished. Very important. ठीक है. The artisans and craftsmen were given special protection by the state and offenses against them were severely punished. So you can see the main industry during this period were textile, mining, metallurgy, shipbuilding, jewelry making, metalworking, pot making, etc. The industries were organized in various guilds. अलग-अलग guilds में था. Jishtakas were the chief of the guilds. तो उनके head को क्या बोलते थे? Jishtaka. ऐसे टर्म भी आते हैं head को लेकर. So you can see the guilds were a powerful institution. It gave craftsmen great support and protection. The guilds settled the disputes of their members. A few guilds issued their own coins too. The Sanchi Stupa inscription mentioned that one of the carved gateways was donated by Guild of Ivory Worker. तो बहुत important डेटा है. देखिए सांची स्तूपा के इंस्क्रिप्शन पे लिखा है. Similarly, the Nasik cave inscription, देखिए यहाँ क्या लिखा है, mentions that 2 weavers guilds gave permanent endowment for maintenance of temple. कि पूरे temple का ध्यान वही देंगे. Next, you can see the guild also made donation to education institution and lent Brahmins.
So if I talk about military system, so you can see the commander-in-chief of the entire military was called Senapati and his position was next to king. ठीक है, राजा के बाद वही होते थे. He was appointed by the king. The military was divided into 5 sectors जिसमें infantry, cavalry, chariots, elephant force, navy, transport, provisions होते थे. The army salary was paid in cash. अगर मैं स्पॉइनिस सिस्टम की बात करूँ यानी कि संचार दूत की बात करूँ तो स्पॉइनिस सिस्टम मौर्य वाज वेल डेवलप्ड. ठीक है, देयर वर स्पाइस हु इन्फॉर्म द किंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी एंड मार्केट कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है और कैसे मार्केट को ध्यान देना है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस पर फोकस किया गया था. ठीक है, ऐसे स्पाइस भी थे कि लोग कैसे उधर व्यापार कर रहे हैं. देयर टू स्पाइस, एक का नाम था संस्थान है, एक का नाम था संचारी. संस्थान क्या एक जगह बैठे रहेंगे और वो जासूसी करेंगे, पर संचारी ये घूमते रहेंगे वेश बदल कर. ठीक है, तो गुद्ध पुरुष वैदिक डिटेक्टिव्स और सीक्रेट एजेंट्स भी होते थे जिनको गुद्ध पुरुष भी कहते थे. they were controlled by Mahamatya's Apsapara. So these agents were picked from different segments of society. There were also agents called Vishakanyas, poisonous girl. तो याद रखिएगा ये चीजें पहले के टाइम में होते थे विषकन्यास. देखिए, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे कई रीजंस, इसमें से कुछ मैंने हाईलाइट किया है. लाइक रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका जो बहुत लोगों को पसंद नहीं थी. ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ऑपरेसिव रूल इन प्रोविंस, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. वीक मोनार्च आफ्टर अशोका, आपको पता है कि बहुत ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी था और अशोका के बाद कोई इतना पावरफुल राजा था भी नहीं. इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंस, इंटरनल रिवॉल्ट भी बहुत हो रहे थे राजगद्दी को लेकर, राज्य को लेकर. फॉरेन इन्वेशन भी होना शुरू हो गया था क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एरिया खाली हो गई थी. ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी शुरू हो गया था जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. और बृहदत्ता के टाइमलाइन में तो लोगों ने ही बोल दिया पुष्यमित्र संघा को कि राजा को मार दो और आप हमारे राजा बन जाओ, जो कि उनके अंडर काम कर रहे थे एज अ मिनिस्टर. Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.